गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से अप्लाइड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन जो आप लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, मैं उसका एक सीरीज़ बना रहा हूँ। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए पढ़ते हैं और सेकेंड सेमेस्टर के ग्रुप बी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग एक स्पेशल सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें कि न्यूमेरिकल से ही आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जनरली, तो मैंने 3 टॉपिक चुना है जिससे न्यूमेरिकल पूछते हैं या पूछ सकते हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक है दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और तीसरा है वाटर। ये तीनों से क्वेश्चंस ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं तीनों पे हम लोग आज इन्हीं तीनों से रिलेटेड हम लोग इस पूरे सीरीज ऑफ वीडियोज़ में हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे। अब है कि सर मैं क्या स्टार्ट करूंगा, तो पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं अगर अंदर जाइएगा तो फैराडे लॉ और सेल पोटेंशियल, इससे भी इन दोनों के अलावे भी आता है रेसिस्टेंस निकालने के लिए, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब भी बात करेंगे। उस सेल पोटेंशियल में ही मैं ऐड कर दूंगा रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो मैं सेल पोटेंशियल को ही ले रहा हूँ क्योंकि फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक ठीक ठाक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नहीं बनाऊंगा, मैं पूरा बनाऊंगा। मेरा पूरा सीरीज़ है ये, पूरी वीडियोज़ बनेगी सीरीज़ की, 4 वीडियो 10 वीडियो जितने बने, आप इसको खाली 1 बाय 1 कॉपी में नोट करते जाइएगा और पूरा बनाते भी जाइएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और किताबों में मिलता है तो, और नहीं बनता है तो हमसे आप बात कीजिएगा, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से ही हम लोग का न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ये मैंने अपने भी महसूस किया है और बच्चों को मैं जब देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं बन रहा है, तो देखते हैं कि या तो उन लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है। बहुत बार तो क्वेश्चन देख के डर लगता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को मैं मेंशन किया हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का सेल का क्वेश्चन होगा, मैं सेल पोटेंशियल पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये आज का वीडियो जो है ये पार्ट 1 वीडियो है, लिख लेंगे, ठीक है। पार्ट 1 मैं लिख दे रहा हूँ, मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ आज, मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री जो मेरा सेक्शन है उसमें मैं पार्ट 1 वीडियोज़ आज आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक। सर आप क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहे हैं क्या, फार्मूला वगैरह, तो मैं बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा आपको, पूरा फार्मूला आपको डेराइव कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे आया है फार्मूला। इसको देखने से ही लगता है क्वेश्चन देख लीजिए, डेराइव तो मैं करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे टर्म दिख रहे हैं, ये क्या है, 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 तो इससे कन्फ्यूज़न आ जाता है। पहले पहचानने सीखना है कि ये सब होते कौन हैं और फिर हम कौन सा फार्मूला किस जगह पर लगाएंगे। इन सब छोटी छोटी बातों को यदि आप केयर कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं होता है, कुछ फार्मूला होते हैं जिसको कि फार्मूला याद रखना है और उसमें इस डेटा को पुट कर देने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सेल पोटेंशियल वाला न्यूमेरिकल। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल को आप यहाँ रिजर्व रखिए। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाने लगा तब तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा डेरिवेशन दे देता हूँ आपको, मैं अभी डेराइव कर दे रहा हूँ। मतलब ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जिन जिन फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी या जिनका रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। हाँ, मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ उसके कुछ कंसेप्ट्स को बताऊँगा। पहले ये इस तरह के सेल कैसे लिखे जाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ऐसा इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह के सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं इसको समझते हैं। इसके लिए मेरा अगर आप लेक्चर देखते होंगे तो मैंने बताया होगा कि देखो एक इस तरीके का बीकर हम लोग लेते हैं, यहाँ एक बीकर लिए, दूसरे साइड भी यहाँ एक बीकर लेते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग अपने मन से इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। सर इस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है CuSO4 और जिस इलेक्ट्रोलाइट को मैं डालूंगा उसी का मैं इलेक्ट्रोड यहाँ पर लूँगा। इलेक्ट्रोड का मतलब छड़, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ Zn डाल दीजिए, लेफ्ट साइड में Zn डालना ठीक रहता है, Zn, और यहाँ डाल दीजिए, यहाँ आप डाल दीजिए CuSO4। एक ही बात है, किधर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक है, इसको हमको समझाना है इसलिए मैंने वैसे किया, CuSO4। और यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड आप दे दीजिए,
दोनों साइड में मैंने एक एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। ये जो जिंक है तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये जिंक का बना होगा, ये जो कॉपर और सल्फेट का है तो उसी के अंदर कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं, किसी और का इलेक्ट्रोड नहीं। मैंने मेरे लेक्चर में इलेक्ट्रोड बनाने के तरीके बताए हैं, जिसका सॉल्यूशन होता है उसी का रॉड इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से एक तार जोड़ते हैं और इसको तार जोड़कर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं और इसको इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं। ये हो गया कनेक्शन। दूसरा, यहाँ से यहाँ एक ब्रिज जोड़ते हैं जिसे आप साल्ट ब्रिज कहते हैं। याद आ रहा होगा, आपका नोट्स कॉपी में सारा कुछ बना हुआ है और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये साल्ट ब्रिज है, यहाँ से यहाँ साल्ट ब्रिज होता है। इसमें KCl साल्ट हम लोग डालते हैं, जो कि आगे चल के यही K+ और Cl- में अंदर बना होता है और ज़रूरत पड़ने पर एक साइड K+ जाता है और एक साइड Cl- जाता है। ठीक, चलिए, तो अब जब रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है ये समझिए। ये तो छोटा सा फोटो हुआ, ये हो गया, ठीक है, डेनियल सेल का फोटो, डेनियल सेल, और इसी से सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसी से हम न्यूमेरिकल्स भी आगे बनाएंगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्योंकि जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को सेल में ये चेक करना है विच इज मोर रिएक्टिव। सबसे पहले ये चेक करना है, कोई क्वेश्चन आ जाए, हमें रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले कॉपर और जिंक में हमें ये चेक करना है विच इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ लिखेंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसका मतलब अगर इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना चाहता है, बट इन दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन ये लिबरेट करता है जिंक, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जब भी आप दो आदमी हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा एक्टिव है, कैसे बोलते हैं आप, तो आप किसी को कुछ काम देते हैं, वो पहले वाला पहले जल्दी कर लिया तो वो एक्टिव हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लिबरेट करता है। इसका मतलब इस बैटरी के द्वारा इसमें से जिंक टूट जाता है, जिंक यहाँ से टूटना शुरू होता है, ये रॉड जो है, छड़ जो है टूटता है। जिंक टूटकर जिंक प्लस का निर्माण करता है, और जब जिंक प्लस बनेगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वायर के माध्यम से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही बताया गया था, 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ आने के बाद क्या होता है इसको भी समझते हैं। आपको मालूम है CuSO4 जो है, क्योंकि एक सॉल्यूशन है तो ये आयंस के रूप में होगा, Cu++ SO4 के रूप में इसमें घुलनशील होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं आप इसे। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन भी मैंने बताया था आपको, जब किसी लिक्विड में जाने के बाद वो आयंस में ब्रेक होता है, आयंस में ब्रेक होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर प्लस बना, ये जो कॉपर प्लस यहाँ पर है, ये कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके ऊपर आके चिपक जाता है ऐसे। ठीक, तो अब आप गौर से देखें, यहाँ से मेटल का टूटना, यहाँ पर मेटल का जमा होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हुई ना। यहाँ पर मेटल का टूटना, यहाँ पर मेटल का जमा होना, यहाँ आयन का बनना, मेटालिक आयन का बनना, यहाँ मेटालिक आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा मिक्स होकर के मेटालिक आयन का कम होना। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जो जो चीज़ें यहाँ पर हुई इसको आप लिखिए। क्या लिखे इधर, इसको कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाफ सेल, इसको भी हाफ सेल कहा जाता है, हाफ सेल। ठीक, तो अब बताइए, हाफ सेल ये भी हुआ, हाफ सेल ये भी हुआ। अब एक बात बताइए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाफ सेल, इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा पॉइंट करके, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक, मैंने लिख दिया। हाफ सेल यहाँ भी, हाफ सेल भी। अच्छा एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। 10 बार बोलिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन। तो ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ रिएक्शन को बताइए आप, देखिए तो क्या हुआ। पहले आपके पास था कौन, जिंक था। कौन, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो जिंक था और ये एक सॉलिड मटेरियल के रूप में है। यहाँ कुछ नहीं तो सॉलिड दिखाना है, का मतलब जब जिंक आप लिए थे रॉड तो सॉलिड के रूप में था, इसीलिए सॉलिड दिखाएंगे। और ये जिंक जो है, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये इसका रिएक्शन हुआ। जिंक प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ भेजा। यहाँ कैसा रिएक्शन दिखेगा, यहाँ कॉपर प्लस प्लस पहले से था, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जिंक प्लस प्लस जहाँ भी प्लस प्लस बनता है उसे एक्वस बोलते हैं। एक्यू मैंने एक्वस, जहां भी प्लस प्लस होगा वो एक्वस कहलाएगा। जहां भी प्लस प्लस होगा वो एक्वस होगा, का मतलब वो आयन के रूप में बना। आयन कहाँ बनता है सर, पानी में डुबाने पर बनता है। आयन कहाँ बनता है, तो पानी में नहीं, लिक्विड में डुबाने पर बनता है। अब इसके पास आते हैं, ये क्या बनाएगा देखिएगा, ये कॉपर प्लस प्लस लेगा, कॉपर प्लस प्लस लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया ऊपर से और बनाया कॉपर। ये कॉपर जो है अकेला खड़ा है, पहले से कॉपर था इसमें चिपक गया तो कॉपर सॉलिड के रूप में है। और जहां प्लस प्लस होता है, मैंने अभी समझाया, जहां प्लस प्लस होता है वो एक्वस कहलाता है। तो आपको एक्वस सॉलिड एक्वस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और पहचानने का तरीका सिखा देता हूं, एकदम सिंपल। सर जिसके माथे पे चार्ज नहीं होगा वो सॉलिड रहेगा, जिसके माथे पे चार्ज नहीं रहेगा वो सॉलिड रहेगा, जिसके माथे पे चार्ज रहेगा वो एक्वस होगा। तो भाई इसके माथे पे चार्ज है, एक्वस है, नहीं है सॉलिड है, इसके पास है एक्वस है, नहीं है सॉलिड है। तो इस तरीके से आपने इसको दिखाया। ये हाफ सेल रिएक्शन हुआ, ये हाफ सेल रिएक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हुआ। अब इसको रिएक्शन को पूरा रिएक्शन करके दिखाइए, यानी सेल रिएक्शन हम बना रहे हैं। देखिएगा सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या हुआ, इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, जिंक से बना, क्या बना, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से बना, देख लो, यहाँ से निकालोगे क्या बनेगा, देख लो, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला और हमें बना कॉपर। कॉपर प्लस प्लस था, कॉपर प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर बना। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, जोड़िएगा तो देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर कट जा रहा है, क्या बनता है वो देखिएगा। यहाँ बनेगा जिंक प्लस Cu प्लस प्लस, ठीक है, से बनेगा जिंक प्लस प्लस Zn प्लस Cu प्लस प्लस Zn प्लस प्लस, ठीक है, प्लस Cu, ठीक है ना। यानी ये सॉलिड अवस्था में है, ये एक्वस है। अच्छा ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, ठीक। तो ये मेरा सेल रिएक्शन हुआ। सेल रिएक्शन इसी को कहते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर आपसे पूछता है इसी से बनेगा, ठीक। ये हो गया सेल रिएक्शंस। थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को समझें, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर और एक बात समझना है। अच्छा ये एनोड है कि कैथोड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में एनोड और कैथोड से भी जिक्र होने लगेगा, एनोड कैथोड। तो अब आपको बता दूं, जिधर ऑक्सीडेशन होगा उधर वाले इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होता है, याद रखिएगा। जिधर ऑक्सीडेशन होगा उधर एनोड होगा, और जिधर रिडक्शन होता है उधर वाले इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होता है, ठीक। तो याद कीजिए, ठीक, कैसे ऐसे होता है। मैंने पूरे लेक्चर में बहुत अच्छे से कहानी समझाया था, सिखाया है, मेरे लेक्चर में पूरा डिटेल है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो हम लोग शॉर्ट भाग रहे हैं कि हाँ चलो ये ऐसे होता है, हम लोग देखे हैं। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल निकलेगा, इधर वाला हाफ सेल का पोटेंशियल निकलेगा, इसे एनोड सेल कहेंगे, एनोड सेल पोटेंशियल कहेंगे, इसको कैथोड सेल पोटेंशियल कहेंगे। ये एनोड सेल पोटेंशियल हुआ और ये कैथोड सेल पोटेंशियल हुआ, एनोड सेल पोटेंशियल हुआ और ये कैथोड सेल पोटेंशियल हुआ, ठीक। यानी इधर का पोटेंशियल निकालेंगे तो E लिखेंगे, जब भी हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो E लिखते हैं, और एनोड और कैथोड लिखने के लिए उसके नीचे एनोड या कैथोड लिख दीजिएगा। इसको बोलेंगे एनोड, E एनोड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दे, ठीक है। अच्छा चलिए, इसका जो सेल पोटेंशियल होगा यहाँ लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। इसका सेल पोटेंशियल होगा E एनोड, ठीक है, E एनोड,
या किसी किसी जगह ई नॉट लिखेगा, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू इसके लेके चलेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड ई नॉट एनोड। फिर इसी का सेल पोटेंशियल हमें निकालना है, इसका सेल पोटेंशियल, ठीक है, इसको लिखेंगे ई नॉट कैथोड। ठीक, तो हमारे पास ई एनोड और ई कैथोड आ गया। कभी भी सेल पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला, यदि हम लोगों को पूरा सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, पूरा सेल का पोटेंशियल, ध्यान से सुनेंगे, एक का नाम है एनोड और एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड, यानी इसमें सेल पोटेंशियल ई नॉट एनोड होगा, ई एनोड कैथोड होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमें सेल पोटेंशियल, पूरा सेल का पोटेंशियल, नहीं तो आधा सेल ना है जी, ये भी आधा सेल है, पूरा सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, सेल पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है, जिसे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल ई कहते हैं। ई बराबर, फॉर्मूला याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगा। ई बराबर, ई राइट साइड में जो हमारे पास होता है कैथोड, इसको लेते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखें, सर आप तो ई जीरो करके लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन देता है ई नोट। देखिए क्वेश्चन दिया है ई नोट के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड है, मतलब फिक्स वैल्यू वाला होता है। ई नोट सेल बराबर अगर हम निकालने चाहें, कुछ नहीं, खाली नोट लगा दिए, मतलब स्टैंडर्ड बना दिए, तो यहाँ लिखेंगे ई नोट कैथोड, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, माइनस ई नोट एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को पहले गैदर कीजिए, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी हम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होता है तो ई बराबर ई कैथोड में से ई एनोड घटा देंगे, ई कैथोड में से ई एनोड घटा दीजिएगा तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो मैंने फॉर्मूला छोटा छोटा बताया। आगे अब यहाँ से हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सर देखिए, इतना सारा जो फोटो बनाए सब, इसमें तो एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता चला, सेल रिएक्शन अपने से लिख पाएंगे। दूसरा खास बात पता चलता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये पता होना होता है। दूसरा ये भी पता करना रहता है कौन एनोड है कौन कैथोड है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देगा वो एनोड होगा। तो इस सबसे हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, हम लोग को पता भी चलेगा। चलिए आइए देखिए, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा फोटो दिया है, ऐसा लिखा है, ये क्या कहलाता है, ये वाला, इसको थोड़ा घेर दिया मैंने, जानबूझ के इसको घेरा है क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंटेशन बहुत बार देखने को मिलेगा। ये सर 2 लाइन खींचा है, फिर 1 लाइन खींचा है, ऐसे ऐसे 2 लाइन खींचा है, ऐसा क्यों लिखता है? ये लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन पे, उसी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा घेरेंगे और बनाएंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। लीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये देखना होता है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में बनाइए फोटो, राइट साइड का राइट में फोटो बनाइए। जो फोटो है उसी को लिखिए, लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट में, इधर लेफ्ट का जो प्रोसेस हो रहा है उसको लिखिए, और बीच में क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है तो 2 लाइन खींचेंगे। ठीक, इधर का जो प्रोसेस हुआ, लेफ्ट साइड में क्या प्रोसेस हुआ सर, जिंक का प्रोसेस हुआ था। आप बताइए हुआ क्या था पहले? तो एक लड़का बोला सर हम लोग जिंक का रॉड पानी में डुबा दिए थे, इलेक्ट्रोलाइट में डुबा दिए थे। किसका रॉड? जिंक का रॉड। मेरे पास था क्या? जिंक था। ठीक, डुबाने के बाद एक सीधा लाइन खींचिए, डुबाने के बाद हमें जिंक प्लस प्लस प्राप्त हुआ, यानी यहाँ लिख देंगे जिंक प्लस प्लस। हो गया सर, कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं उस साइड में। उस साइड में जाने से पहले हमें इस ब्रिज से होके गुजरना है, तो ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन, ये जो ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन होता है 2 लाइन खींचते हैं। ठीक, ये लेफ्ट साइड का रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये जो ब्रिज है, ब्रिज के लिए हम लोग 2 खड़ा लाइन खींच देते हैं। अब राइट साइड का बताइए, राइट साइड में पहले से कौन था? कॉपर प्लस प्लस था, और इलेक्ट्रॉन आकर क्या बन गया? कॉपर बन गया। यानी हम लोग के पास पहले कॉपर प्लस प्लस था और हमें कॉपर बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। कभी भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन में देखिएगा, दोनों में जो प्लस चार्ज होगा अगल बगल होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन हुआ।
अब सुनिए, एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन दे सकता है, या तो ऐसे दे देगा या ऐसा दे देगा। तो अभी क्वेश्चन में कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। तो आप प्लीज इससे इसको लिखने का प्रक्रिया आप याद कर लीजिएगा, या इससे लिखने का प्रक्रिया आप देख के कर लीजिएगा। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, अभी हम लोग को नहीं मालूम, यही क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन को तो मैं लिख के दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन ई छपा रहता है यहाँ पर। तो अब आप इसको कैसे लिखते देखिएगा। तो यहाँ से देखिए, जिंक से इस साइड में देखिए, जिंक से Zn++ बन रहा है और जिंक से Zn++ बन रहा है। अब सुनिएगा, इधर सॉलिड लेना है तो इधर का एक आयन ले लेंगे। इधर का आयन कौन है जी, कॉपर++। इधर अब देखिए, इधर में जिंक और जिंक++ एक साइड तो होगा नहीं, एक साइड जिंक और कॉपर बनेगा, कॉपर और जिंक बनेगा उस साइड, तभी ना हम लोग का रिएक्शन होगा। तो हम लोग इधर का जिंक ले रहे हैं, फर्स्ट जिंक ले रहे हैं, इसका रिएक्शन बना रहे हैं, देखिएगा जिंक। तो भाई इधर का जिंक++ नहीं लेंगे, हम उधर का लेंगे। उधर में हम लोग को, इसमें तो ये सॉलिड है तो लिक्विड वाला कोई लेके आइए सर। लिक्विड वाला कोई है हमारे पास, आयंस, कॉपर++ प्लस कॉपर++ हो जाएगा, रिएक्शन बन गया। अब आइए दूसरे साइड में कॉपर++, आपने कॉपर++ ले लिया है, कॉपर++ ले लिया है ना। तो अब बताइए, इधर का लेफ्ट साइड का, इधर का एक यहाँ ले लिए थे, अब ये कौन बचा, जिंक बच गया, और प्लस जिंक ले लिया था। अब इधर आपके पास कॉपर++ यूज हो चुका है, ठीक है, जिंक++ है जी, ठीक, जिंक++, ये तो यहाँ ले चुके हैं, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर प्लस, 2 मिनट रुक जाए, लाइट कट गई है, सॉरी, ठीक ठाक हो गया होगा, चलिए 2 मिनट के लाइट चली गई थी। जिंक++ Cu++, जिंक++ से यहाँ पर आ जाइए, और जिंक++ से हुआ और ये हो गया Cu। इसका मतलब आपको अपने से समझना होगा, जिंक पहले और उधर का Cu++ पहला वाला से, दूसरा वाला से, आराम से रिएक्शन लिखने के लिए सीख जाना है, ठीक। यदि आप इन सब को लिखने के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ठीक है, जिंक, अब ये सब लिखना सीखे, ये लिखने सीखे। कहीं कहीं इस तरह के रिएक्शंस नहीं होंगे, क्या होगा सुन लीजिएगा। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है बाबू, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है बाबू, और ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। अच्छा, नीचे और थोड़ा जगह बच रहा है कि मैं एक रिएक्शन लिख सकूं, ठीक है, थोड़ा सा जगह है। अब देखिए, ये सॉलिड है, सॉलिड को सॉलिड रहने दीजिए, जिंक को जिंक रहने दीजिए, प्लस ये Cu++ जो है किससे बनता है, Cu++ CuSO4 से बनता है सर। तो CuSO4 से बनता है, तो ये CuSO4 यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर इधर आइए, ये जिंक++ ZnSO4 से बनता है, प्लस Cu। तो ये भी एक प्रकार का रिएक्शन, यानी एग्जाम में कुछ इस तरह के रिएक्शन से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको सबसे पहले तो रिएक्शन समझना है, क्वेश्चन में क्या पैटर्न देगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का ये पता नहीं चलता है। यदि ये पैटर्न दे दिया तब तो बहुत अच्छा, जो दिख रहा है आपको। ये ऐसा दे दिया तो फिर आपको ऐसा बदलना पड़ेगा, या ऐसा रिएक्शन के रूप में दे दिया तो पहले ये बदलना होगा फिर ये बदलना होगा। तो आपको सब बदलने आना चाहिए। यहाँ अभी के मैंने लेक्चर में, अभी मैंने आपको सेल के न्यूमेरिकल में जाने से पहले मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, ठीक है। एक तो सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड ये बताया, दूसरा मैंने सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया। तो आपको आज 2 क्लियर हुआ। सर ये देखिए, सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, तो एक कैथोड है और एक एनोड है, कौन कैथोड कौन एनोड, तो ये बताइए सर, ई वाला देख के बताइए, Al और Al3+। लेफ्ट साइड में कौन होता है सर, लेफ्ट साइड में कौन होता है, लेफ्ट साइड में कौन होता है, देखो लेफ्ट साइड में अभी सिखाए थे, लेफ्ट साइड में होता है एनोड, कौन होता है एनोड, और राइट साइड में कौन होता है कैथोड। तो देखिए, ये कैथोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है, पकड़ा जाएगा, तुरंत पकड़ा में आ जाएगा, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। और ऐसे ही पकड़ो ना, जिंक से जिंक++ बनता है, तो Al से L, यानी कि Al से बनेगा Al3+, ठीक है, और Fe से Fe2+ से Fe बनेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है एल्युमिनियम 3+ में, यानी त्याग करने वाला हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन को हम लोग यहाँ पर एनोड नाम देंगे, ठीक है, साफ साफ लिखा है, ठीक। पकड़ में आ जाता है, तुरंत पकड़ में आएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को, यदि मेरी बातों को ध्यान रख रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी न्यूमेरिकल ही बनाएंगे, तो आप इतना को पहले नोट कर लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा, इसको नोट कीजिएगा, तो मैं आगे बनाऊंगा। तो लेकिन ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, अब इससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। 25 मिनट के बाद आपको भी बोर फील होने लगता है कि क्या देख रहे हैं। तो एक लेक्चर एक दिन में देखिए, या
थोड़ी देर बाद देखिए। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इस फार्मूला को समराइज़ कर लीजिए, पहले ये फार्मूला लिख लीजिए, ठीक, फिर ये तीनों को लिख के रखिए। हाँ, इसमें ज़रूर इन सब को बताइए कि ये जो प्रोसेस है ये एनोड वाला प्रोसेस होता है, यहाँ एनोड है, ठीक है, या इसी में ऑक्सीडेशन लिख लीजिए। ये सब कॉपी में पेंसिल से लिख लीजिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर वाला जो है कैथोड वाला प्रोसेस है, ये कैथोड है, और इधर रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है। इस तरीके से आपको लिख लीजिएगा तो एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें जिंक से Zn++ बन रहा है। देखिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, और ये कॉपर से यहाँ तक ऐसे दिखाइएगा, ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो एक में ऑक्सीडेशन, ये R लिख दे रहे हैं यहाँ पर छोटा फॉर्म में, और ये O लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप अच्छे से अपने कॉपी में बड़ा लिख लीजिएगा। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने लिख दिया, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। इतना को नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं इस न्यूमेरिकल पे। थैंक यू वेरी मच।